हाँ जी, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिजिक्स विजन क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, हालांकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें छोटी मोटी बातें पूछ ली जाती हैं तो हम उन्हें कवर करेंगे। आज के छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है एनएमआर और ईएसआर का। आज का टाइटल है हमारा एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, पैरामैग्नेटिक से भी जिसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आज का काम शुरू करते हैं इन दो टॉपिक्स में। तो बेसिकली क्या रहता है, पहले हमने क्या सीखना है, 10-15 मिनट में हमारा ये काम हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है। इसमें रहता क्या है, पहले ये सीखेंगे क्या होता है, फिर सीखेंगे दोनों में कौन कौन से मेन मेन कंपोनेंट्स हैं, और फिर सीखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ एक कंफ्यूजन है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लेके, तो वो भी मैं बात करूंगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स पे जाओ, विच इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, तो ये बेसिकली दोनों के दोनों बात करते हैं रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस क्या होता है ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है। हमने वेव्स एंड वाइब्रेशन वाली बुक में भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात की थी, वो पढ़ा था। तो एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट वाली चीज पे, जो हमने फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, जी1 स्प्लिटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा सब में पढ़ी है, अगर कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट पे भी होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी होता है। अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दो एक्सटर्नल, ठीक है, तो क्या होता है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट प्रिसेशन शुरू कर देता है, प्रिसेस करता है। और वो क्यों, वो पोटेंशियल एनर्जी मॉडिफिकेशन हो जाती है। क्या पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस म्यू डॉट बी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। राइट, हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस पर जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी म्यू क्रॉस बी, और जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी दैट विल बी म्यू डॉट बी, ये होती है। तो अब अगर आप इस एनर्जी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जिस फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी मींस फ्रीक्वेंसी है ना, एच न्यू, मैं न्यू भी निकाल सकता हूं, न्यू विल बी दिस अपॉन एच, तो इसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। अगर इसी फ्रीक्वेंसी की एक और फील्ड लगा दें और वो अल्टरनेटिंग होगी, ये तो कौन सी फील्ड थी, ये तो स्टैटिक फील्ड थी, लेकिन अब अगर इस फ्रीक्वेंसी वाली कोई अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, सेम फ्रीक्वेंसी वाली, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों रेजोनेंस में आ जाएंगे। जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो दोनों किस में आ जाते हैं, रेजोनेंस में आ जाते हैं। यही पढ़ा था ना हमने, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की, फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की ऑसिलेट करने की, एक एक्सटर्नल फोर्स उसे फोर्स करती है एक फ्रीक्वेंसी से मूव करने की। इसमें मैं अक्सर एक एग्जांपल लेता हूं कि एक स्टूडेंट की, एक आपकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है पढ़ने की, नंबर ऑफ आवर्स अ डे, कितने घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। एक होता है कि टीचर आपको फोर्स करता है कि पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वो मान लो 7 घंटे कह रहा है, वो 8 घंटे कह रहा है, वो 10 घंटे कह रहा है। तो अगर मैं 10 घंटे पढ़ने को कह रहा हूं और आप 4 घंटे पढ़ सकते हो, तो हमारे में रेजोनेंस नहीं आएगा, मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर आप भी 6 घंटे पढ़ने की, 8 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो और मैं भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं 8 घंटे का, तो आपका रेजोनेंस आ जाएगा, आप उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा सही कुछ होता है, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो जो है रेजोनेंस आ जाता है। और इस रेजोनेंस की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से हम बहुत जगह पे बहुत सारी स्पिन्स को और डिफेक्ट्स को और चीजों को इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो अगर वो इंफॉर्मेशन हम न्यूक्लियस को यूज करके न्यूक्लियस के साथ निकाल रहे हैं तो उसे हम, और मैग्नेटिक तो है ही है, तो उसमें हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोल देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन को यूज करके निकाल रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस बोल देते हैं। ठीक हो गया, यहां तक दो चीजें हमने देख ली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो। तो अगर न्यूक्लियस से निकाल रहे हो तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें मेन प्रॉपर्टी कौन होगी, पैरामीटर कौन होगा डिसाइडिंग? इसमें न्यूक्लियस देखेंगे आप, इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे, है ना। तो स्पिन यहां पे अनपेयर्ड होनी चाहिए, कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसकी अनपेयर्ड आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन आप बोल सकते हो। इसमें भी स्पिन चाहिए, ठीक है, और इसमें नॉन जीरो स्पिन चाहिए, वहां पे भी वही बात है, इलेक्ट्रॉन स्पिन। अगर सारे पेयर्ड हो जाएंगे, यहाँ न्यूक्लियस स्पिन, अगर सारे ही पेयर्ड हो जाएंगे तो फिर वो स्पिन जीरो आ जाती है, लेकिन हमें नॉन जीरो चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हम एक तरह से दो का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जनरली एनएमआर पूछा जाता है, लेकिन आपको ईएसआर ही साथ में आता होना चाहिए। बिल्कुल सेम है, जो काम हमने पहले किया वैसा सा ही बिल्कुल सब कुछ है, कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हो गए इसमें। ओके, अब इसमें एक और बात आ जाती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में काम करता है ये, कौन सी फ्रीक्वेंसी में कौन काम करता है। तो अगर आप देखोगे ये फ्रीक्वेंसीज हमने देखनी है ना, ये फ्रीक्वेंसीज, तो इसमें वो फ्रीक्वेंसीज मेगाहर्ट्ज में होती हैं और इसमें गीगाहर्ट्ज में होती हैं। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है बेसिकली, और वो माइक्रो में। ठीक है, तो ये दो रेंजेस भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी में किस तरह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमने एक और बात जो सीखनी है वो ये कि अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट देखोगे, इसको भी आप चेक कर सकते हो कहां से वो हो रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट काम करता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें कौन सा लोगे, न्यूक्लियर वाला, इसमें कौन सा लोगे, इलेक्ट्रॉन वाला जो बोहर वाला होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको याद हो तो कुछ समथिंग लाइक दैट इज समथिंग लाइक E h कट अपॉन 2m, अपॉन में मास होता है। ठीक है, यहाँ पे किसका मास होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का मास या प्रोटॉन का मास कह लो, हमने न्यूक्लियर वाले में उसमें भी पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, ओके, तो मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। उसी हिसाब से जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखी वो गीगाहर्ट्ज की रेंज में आई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखी तो वो मेगाहर्ट्ज की रेंज में आई, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है और ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है। यही सारे कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। अगर आपको न्यू निकालना हो, न्यू निकालने के लिए भी कुछ नहीं है, माइनस म्यू बी वाला फॉर्मूला लगा लो, अपॉन एच लगा लो, आंसर आ जाएगा। एक आपको फैक्टर पता है, जी वाला फैक्टर आ जाता होता है साथ में, और म्यू डॉट बी अगर आप कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लोगे तो जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा, उसमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, हम उस तरह से काम करते हैं। दैट्स इट, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आपको आता है, इतना आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। रेजोनेंस क्या होता है, क्वेश्चंस बता रहा हूं किस तरह के आते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग, ठीक है। उसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में एनएमआर काम करता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में ईएसआर काम करता है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला न्यूक्लियर, इसमें कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट लगता है और इसमें कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट लगता है, इसका फॉर्मूला वो भी पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है आपको, और यहाँ न्यूक्लियस में काम हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन में काम हो रहा है, यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है और यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, बस अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो काम खत्म। एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, वो भी बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। केमिकल शिफ्ट जो न्यूक्लियर में होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस में,
तो जब शिफ्ट होता है थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में, डेल्टा का केमिकल शिफ्ट होता है, तो वो डेल्टा न्यू बाय न्यू इस तरह से आप ले लेते हो, ठीक है, कि रेफरेंस की कितनी है और सैंपल की कितनी है, और दोनों का माइनस, दोनों का डिफरेंस देख लोगे और अपॉन ओरिजिनल वाली देख लोगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सारी बातें आ गई हैं। तो इसके आगे जो हमने कॉन्सेप्ट अप करना है वो इसी में एक बात और करनी है कि कौन से मॉलिक्यूल्स या एटम्स या जो भी आप लेना चाहो इसमें, वो ये इफेक्ट शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जब क्लियर होगा तो इसके हिसाब से इनकी एप्लीकेशंस भी क्लियर हो जाएंगी, उन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उन चीजों पे आता है, ठीक है। फिर इनके किस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं और स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से आती हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दूसरों की तरह ही है, लेकिन इसमें कहीं कुछ क्लेश आता है किसी तरह का, वो मैं बताऊंगा कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल देख लो। तो एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन एटम, आप एच याद रख सकते हो, सिंपल सिंगल एच, वो इस पे एक्टिव है, ठीक है। प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, तो नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन चाहिए, कंडीशन मैंने बताई थी, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन। नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन जो है वो सिंगल एच एटम, सिंगल न्यूक्लियर, सिंगल प्रोटॉन की होती है, और इसीलिए वहां पे वो एनएमआर एक्टिव है। इसीलिए न्यूक्लियस में जो है ये एनएमआर जो है मेडिकल इमेजिंग में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो अगर इसकी एप्लीकेशंस लिखूं मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे यूज होती है। तो मेडिकल इमेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एमआरआई सुना होगा आपने, है ना, वो इसी चीज पे बेस्ड है, तो उसमें ये यूज होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग में ये यूज हो जाता है, न्यूक्लियाई को डिफरेंशिएट करने में, ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाइज की इंफॉर्मेशन निकालने में ये यूज हो जाता है। सारे तो नहीं लिखूंगा, केमिकल बॉन्डिंग लिख सकते हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियाई में डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई को इंफॉर्मेशन निकालने में हम इसे यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकालने में, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स स्टडी करने में केमिकल ये जो है एनएमआर यूज हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो डिफेक्ट्स के बारे में बात करता है। एप्लीकेशन देखोगे अगर आप तो सॉलिड में डिफेक्ट्स के बारे में, ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, स्पिन से रिलेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनमें ये रेजोनेंस शो करके उनकी प्रॉपर्टीज भी बता देता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी, इनके बारे में वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन दे देता है, कलेक्टिव स्पिन्स की इंफॉर्मेशन दे देता है, एक्साइटेशंस की, और इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज में वो यूज होता है। तो ये अलग जगह पे यूज हो रहा है, ये अलग जगह पे यूज हो रहा है, लेकिन आपको दोनों के बेनिफिट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम होके आता है जिसमें आपको अगर इनके बारे में नहीं पता, तब भी आप आईक्यू के बेसिस पे अपने आंसर दे सकते हो। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था, लेक्चर कैडर का ही क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना, नॉट और करेक्ट और इनकरेक्ट है, वो बताओ। तो उसमें पूछा गया था कि एनएमआर, ईएसआर या कोई भी रेजोनेंस टेक्निक इनके अलावा भी वो किसमें यूज नहीं होती, और एक ऑप्शन थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप खुद लगा रहे हो, ठीक है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रेजोनेंस से नहीं मिलने वाली, एक्सटर्नल फील्ड की हेल्प से रेजोनेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी या फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी, लेकिन एनएमआर की हेल्प से एक्सटर्नल फील्ड के बारे में नहीं पता लगेगा। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, आपको नहीं याद कि बाकी के तीन जो है वो किस तरह से, बाकी के तीन जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह से कौन से रेजोनेंस में आती हैं, लेकिन इतना बेसिक तो जरूर पता हो, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे किसी एक कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है कि आप ये बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस कौन से में इनएक्टिव है और कौन से में एक्टिव है। तो हम उसमें तीन चीजें स्टडी करते हैं।
एक तो IR एक्टिव की बात होती है, जो सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा और हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसमें। उसके बाद एक रमन इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा अलग से मैंने आपको उस पर क्लास ली हुई है स्पेशली, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसी प्लेलिस्ट में, उसमें भी देख सकते हो। और तीसरा जो है, तीसरा अब हमने कौन सा पढ़ लिया, NMR पढ़ लिया। तो वो पूछ लेते हैं, बताओ कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो तीनों पे एक्टिव है, ठीक है, या फिर इन दोनों पे एक्टिव नहीं है, इस पे एक्टिव है, ऐसा कुछ भी सब्सटेंस पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप एक ऐसा सब्सटेंस याद कर लो जो जो तीनों पे एक्टिव है, और वो एक्टिव है, सब्सटेंस का नाम है HCl, HCl, ठीक है। ऐसे ही अगर आप और लोगे तो ऐसा भी ले सकते हो जो इन दोनों पे एक्टिव हो, उसमें आप एक एग्जांपल याद कर लोगे तो O2 की कर लो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो उन पे एक्टिव हो जाता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको इस सारे में क्या क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, रेजोनेंस कैसे निकलता है, उसमें अगर फॉर्मूला जरूरत पड़ गया ये कैलकुलेट करने का तो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन। और इसमें फर्क ये है कि न्यूक्लियस के लिए तो जी आप निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन स्पिन ले रहे हो तो उसका जी आपको मालूम है। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज आपको मालूम है, उसके हिसाब से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ, कैसे लगाना है आपने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल गिवन होगी, H कांस्टेंट है, तो अगर गलती से कैलकुलेशन आ गई इसके बेसिस पे, वो भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और एग्जांपल्स पता होने चाहिए। 2 3 4 मॉलिक्यूल्स अगर आप याद कर लोगे तो आपकी ही सेहत के लिए अच्छा है, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है उसका, ठीक। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसमें करने वाला है कि इसमें ट्रांजिशन लाइंस और एनर्जी लेवल्स का पूछ लेते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल्स और ट्रांजिशन लाइंस का पूछ लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मैं और क्लियर कर दूं, बस 1 2 मिनट की बात है, उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा, ठीक। तो ट्रांजिशन लाइंस दो तरह से हैं, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले भी पढ़ा कि एक तो होते हैं एनर्जी लेवल, एक होते हैं एनर्जी लेवल्स, और वो होते हैं कि आप कितनी कितनी वैल्यू पे एनर्जी आ रही है, ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू पे एनर्जी आ रही है। तो अगर किसी की न्यूक्लियर स्पिन आई से लिख रहा हूं मैं, मान लो 3/2 दे दी, तो आपको पता है इसकी लेवल कैसे आएगा, इसके कितने लेवल्स आएंगे, mi की वैल्यू mi की वैल्यू 2i+1 है ना, 2i+1 है, तो उसके हिसाब से ये 3/2 इंटू 2 दैट इज 3+1, 4 लेवल्स आ जाएंगे। सॉरी, ये तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, mi की वैल्यू -i से लेके +i तक है ना, तो यहां पे -3/2, फिर -1/2, फिर +1/2, फिर +3/2, इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। 4 लेवल्स आ गए, एनर्जी लेवल्स 4 आ गए, तो टोटल लेवल्स अगर आपने निकालने हो तो वो 2i+1 फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, जितनी भी स्पिन होगी। जीमन लेवल से भी लिख लेते हैं हम इसे। और अगर आप ट्रांजिशन देखोगे, ट्रांजिशंस में आपको सिलेक्शन रूल लगाने पड़ेंगे, वो होते हैं डेल्टा mi +-1, डेल्टा mi +-1, तो उसके लिए फिर क्या हो सकता है कि यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यही 3 लाइंस पॉसिबल हैं। तो एक नंबर ऑफ लाइन कम हो जाएगी, उसमें फॉर्मूला आ जाएगा 2i, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है क्वाड्रुपल कपलिंग का। कपलिंग, अगर ये कपलिंग होती है, मॉलिक्यूल्स कपलिंग शो करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली वैलिड होती है जहां स्पिन ग्रेटर देन 1/2 हो। उनमें जैसे ऑक्सीजन की स्पिन आप लो, ऑक्सीजन, तो अगर आप उसमें 17 O की स्पिन ले लो 8, तो ये 5/2 है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पिन ग्रेटर देन 1/2 हो, उनमें क्वाड्रुपल कपलिंग कई बार काम करती है, और उसकी वजह से नंबर ऑफ लाइंस हाफ हो जाती है। लेकिन इसमें
अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत बार मतलब गड़बड़ मिलेगी आपको, ठीक है, और ऑप्शंस ही नहीं मिलती वो वाली जो आपको लगती है कि इफेक्टिवनेस के हिसाब से। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगी या तो इसके लिए या हाफ के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरिटोरियस में पेपर में आया था 2021 में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, ऑक्सीजन की 5/2 स्पिन दे दी और पूछा लाइंस। लाइंस एक कम होती हैं एनर्जी लेवल से, जैसे मैंने अभी समझाया, पर वहां ऑप्शन में ही 6 दिया हुआ था और 5 दिया ही नहीं हुआ था, तो वहां पे नंबर ऑफ लाइंस हमने 6 ही लिखनी है, बात ही खत्म, ना 3 था। लेकिन एक और जगह जो है वो उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में पूछा तो वहां ऑप्शन में 3 था, तो वो लगाया जा सकता था। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे रहता है कई बार, मतलब हमें नहीं कंफ्यूजन, हमें क्लियर है, हमें क्लियर है कि किस तरह से अगर आप डिटेल में जाओगे तो सबसे पहले एनर्जी लेवल्स कितने हैं, उसके बाद हमें ट्रांजिशंस कितनी मिल रही हैं, और अगर क्वाड्रुपोल कपलिंग एक्टिव है या नहीं है उसके हिसाब से। लेकिन आपको ऑप्शंस देख के चूज करना पड़ेगा, कल को ऑब्जेक्शन हर एक क्वेश्चन पे लगते नहीं है, तो आपको मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से चूज कर लेना और अपना आंसर लगा देना। ये भी एक क्वेश्चन ठीक ठाक सा क्वेश्चन है जो एनएमआर के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला टेबल आपको पक्का याद, ठीक है। तो अगर ये याद है तो एनएमआर ईएसआर वाला टॉपिक में से आप क्वेश्चन निकाल दोगे, ये जरूर कर लेना, ठीक। तो छोटा सा टॉपिक था, हमारी बात यहाँ पे खत्म होती है, आज के समाचार समाप्त होते हैं, ये इसके बारे में इतने ही थे। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, काम करते रहो, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।